हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने सर पिछले वीडियो लेक्चर में समावेशी विकास क्या है इसका अध्ययन कर लिए थे सर। और हमने जाना था सर समावेशी विकास क्या है। तो समाज में या किसी देश में सभी वर्गों का समान रूप से विकास होना सर समावेशी विकास कहलाता है। इसका परिभाषा भी हम देख लिए थे सर। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को हम समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है सर, इसे हमने बेहतर समझ लिया था सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सर सतत विकास। अब सतत विकास क्या है सर? सतत विकास कहता है सर कि ऐसा विकास जो जारी रहे, मतलब विकास की प्रक्रिया जारी रहे, टिकाऊ बना रहे। टिकाऊ बना रहे कि मतलब क्या सर? लंबे समय तक चले, सतत विकास कहलाता है। नॉर्मल परिभाषा है सर। सतत विकास कहता है कि जो विकास की क्रिया अभी चल रही है वो चलता रहे और आने वाले समय में भी चले, तो ऐसे विकास को बोला जाएगा सर सतत विकास। लेकिन सर एक बात का और ध्यान रखना है, सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी, ऐसा नहीं कि जो विकास की प्रक्रिया चल रही है केवल अभी ही चले, ठीक है, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए, बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखता है। सतत विकास कहता है सर कि ठीक है विकास की क्रिया वर्तमान में भी चले, लेकिन ये जो वर्तमान की विकास की क्रिया है इसको इस प्रकार उपयोग किया जाए कि आने वाला पीढ़ी भी उस चीज का उपयोग करे। अगर किसी देश में सर कोयला मिला है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोयला मिल गया है तो जो वर्तमान पीढ़ी है अभी वही सारा कोयला का उपयोग करके खत्म कर दे। ऐसा सतत विकास नहीं करता। सतत विकास कहता है सर कि अगर कोयला मिला है तो आप उतना ही यूज कीजिए ताकि कुछ बचा रहे और आने वाला पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। ठीक है सर, ये कहता है सतत विकास। तो परिभाषाएं बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा विकास की क्रिया जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का विकास को भी ध्यान में रखता है। ठीक है सर। अगला बात करते हैं सर आर्थिक नियोजन। अब देखिए सर, किसी भी देश का विकास के लिए सबसे बेहतरीन चीज है आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन के मतलब क्या है सर कि अगर किसी देश में जो भी संसाधन मिला है उसका विकास किस पूर्वक हो, एक नियोजित पूर्वक सिस्टम से होना चाहिए सर, तब बोलेंगे उसे हम आर्थिक नियोजन। ऐसे नहीं कि कोयला मिला और सब कुदाल फावड़ा लेके पहुंच गए और कोयला की खुदाई करके बाहर निकालना शुरू कर दिए, तो ये कोई नियोजन नहीं हुआ। वैसे क्या होगा सर, संसाधन एकाएक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम संसाधनों को ठीक ठीक नियोजित करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आर्थिक नियोजन को अपनाएंगे सर। ठीक है, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। अगर सर देश में सोना मिला है, ठीक है, तो उस सोने को पहले निकाला जाएगा सर, और उस सोने के बेचने के बाद क्या उपयोग हो सकता है, सरकार को ये बैठकर सोच लेना चाहिए या बना लेना चाहिए कि इसके द्वारा क्या क्या विकास होगा। ये है सर आर्थिक नियोजन। ठीक है, अगर आपके घर में आपके पिताजी अगर पैसा कमाते हैं तो ऐसा नहीं कि कमाए और खर्च करते, नहीं, वो जब कमा कर लाते हैं तो पहले सोचते हैं भाई कि हमें किन किन चीजों पे खर्च करना है। शिक्षा पे खर्च करना है, भोजन पे खर्च करना है, आवास पे खर्च करना है। ठीक है सर, तो ये जो खर्च करने का तरीका है ये असल में आर्थिक नियोजन है। ठीक है, इसी प्रकार देश में संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना आर्थिक नियोजन है। देश में जो भी संसाधन है उसका किस प्रकार उपयोग करेंगे ये एक नियोजन के तहत होगा सर। अब भारत देश में संसाधनों के नियोजन के लिए जब हम आजाद हुए थे सर 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में हमारे देश ने सोचा कि हम देश को एक बेहतरीन विकास की प्रक्रिया की ओर ले जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने एक नियोजन की तरह कार्य किया और नियोजन के तहत एक नियम लाया सर, जिसका नाम रखा गया भारत में योजना आयोग। अब भारत में जो भी संसाधन है और भारत का विकास किस रूप में होगा, अब भारत सरकार ये नियोजन बनाया जिसका नाम रखा गया सर योजना आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग देश में जो भी संसाधन है भारत देश में वो बताएगा सर कि इसका उपयोग किस रूप में होना चाहिए,
या किन चीजों में होना चाहिए? शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, गरीबी पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए। इसके लिए लाया गया सर योजना आयोग। अब बात करते हैं सर कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन हुआ सर 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के जो मेन हेड होते हैं वो कौन होते हैं सर? देश के प्रधानमंत्री। अब चूंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसका समय काल है सर 1947 से अगर 5 साल बढ़ दिया जाए तो 52 तक। तो मतलब यह कि प्रथम अध्यक्ष होते हुए योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो प्रधानमंत्री है सर वो होंगे योजना आयोग के अध्यक्ष। लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग नहीं है सर, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है नीति आयोग। लेकिन फिलहाल हम योजना आयोग देख रहे हैं तो योजना आयोग पर ही बात करेंगे। अगर पूछ दे सवाल कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है योजना आयोग के, ऐसा सवाल तो पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है पुराना नाम लेकर पूछ दे। तो योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष होंगे सर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री वही है। और 8 सदस्य होते हैं सर योजना आयोग में। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है। आपने देख लिया सर कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितना हो गया? तो कुल 10 हो गया सर। 8 सदस्य, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन अगर कुल केवल सदस्य पूछते कि सदस्यों की संख्या कितना होता है तो आप 8 ही बताएंगे। अब ये योजना आयोग बनाया गया था सर कि देश में जो भी संसाधन है उसको आप नियोजित पूर्वक उपयोग बताइए कि इस संसाधन का उपयोग करके हम 5 सालों में शिक्षा पर काम करेंगे, गरीबी पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, इन सब चीजों के लिए। ठीक है सर, तो आपने योजना आयोग को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अब भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अब भारत में जो भी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ सर उस समय से लेकर आज समय तक उन सबका श्रेय किससे जाता है? नियोजन को। क्योंकि ऐसा माना जाता है सर कि भारत सरकार ने एक बेहतरीन काम की थी नियोजित पूर्वक, तभी तो आज हम इतना विकास की प्रक्रिया की तरफ हैं। ठीक है, आप पुराने पीढ़ी को देख लीजिए सर, अपने बाबा को। ठीक है, क्या उनसे हम ज्यादा बेहतर विकास नहीं किए हैं सर? तो ये सब जो विकास हो रहा है ये किसके तहत हो रहा है? ये नियोजन के तहत हो रहा है। नियोजन का मतलब सर नियमित पूर्वक। ठीक है, कहाँ किन चीजों में विकास करना है ये नियोजन बताता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। भारत में नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना लाया गया। जब हमारे देश में सर योजना आयोग आया तो योजना आयोग बोला कि ठीक है हम संसाधनों का तो बता देंगे कि भाई कहाँ किन चीजों में उपयोग करना है, लेकिन ये भी तो तय करना है सरकार को। एक सरकार रहती है सर 5 साल तक, तो इसी 5 साल में आपको विकास करना होगा सर। ठीक है, तब इसके लिए सर उस समय जो वर्तमान सरकार रही थी कांग्रेस की, उसके लिए सर वो एक नियम लाया जिसका नाम रखा गया सर पंचवर्षीय योजना। मतलब हम 5 साल में ये काम करेंगे, टारगेट रखता था सर। तो यही तो नियोजन है। ठीक है, और इस तरह से हमारे देश में सर टोटल 11 पंचवर्षीय योजना आया। आपके किताब में ये नहीं लिखा गया है सर कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या आया था या किस पंचवर्षीय योजना में क्या दावा किया गया था हम किस चीज में विकास करेंगे। यहाँ पर केवल सर आपके किताब में लिखा गया है पंचवर्षीय योजना का समय काल, वो भी कुछ ही पंचवर्षीय योजना का समय काल। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी सर 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है सर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी सर 1956 से लेकर 1961 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1950 से लेकर 1900 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, अब हर पंचवर्षीय योजना में कार्य हुआ था सर, लेकिन आपकी किताब में सर वो कार्य नहीं दिया हुआ। कभी प्रश्न उत्तर में अगर कार्य पूछ दिया सर तो हम 11 पंचवर्षीय योजना को कार्य को भी आपको लिखवा देंगे सर। लेकिन फिलहाल आपकी किताब में वो सारी बातें नहीं लिखी हुई है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप केवल यह ध्यान रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप ध्यान रखिएगा सर 1951। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं सर राष्ट्रीय विकास परिषद पे। हमने योजना आयोग भी जान लिया सर, आर्थिक नियोजन भी जान लिया और पंचवर्षीय योजना भी जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सर राष्ट्रीय विकास पे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ सर। यह एक संस्था थी। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा
योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग के वातावरण के लिए किया गया था। अभी हम आपको बताए थे सर, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि देश में जो भी संसाधन है उसको नियमित पूर्वक उपयोग करना। अब उस नियमित पूर्वक उपयोग कैसे होगा सर? उसके लिए एक आयोग बनाया गया सर, जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। और योजना आयोग उस समय एक नीति लेकर आया सर, जिसका नाम रखा पंचवर्षीय योजना। उस प्रत्येक 5 साल में अपने को विकास करना था। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज और लाया गया सर, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्योंकि हम राष्ट्र का विकास करेंगे, इसलिए एक आयोग और लाया गया सर, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करेगा सर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और सर राज्य सरकार राज्य सरकार योजना आयोग तो केंद्र लेवल पर बनाया गया था सर। और तो केंद्र से वस्तुएं कहाँ पहुंचेगी? राज्य में, क्योंकि हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है सर। तो योजना आयोग केंद्र सरकार की थी, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्यों के पास संसाधन पहुंचाएगी। ठीक है, अब राज्य और केंद्र योजना आयोग के बीच जो तालमेल बैठाएगा सर, उसके लिए एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होंगे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे सर राज्यों के मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्य में शासन कौन करते हैं? राज्य में शासन करते हैं सर राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्या था सर कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था सर। हम आपको अभी बताए पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कार्य अनुमोदित होता था सर। योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना बनाना, और उस पंचवर्षीय योजना में जो भी लक्ष्य रखा गया है कार्य का, उसे क्या करना सर? तो उसे राष्ट्रीय परिषद के द्वारा राज्यों तक पहुंचाना, यानी अनुमोदित करना, यानी उस कार्य को संचालित करना। ठीक है, तो आपने देख लिया राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है। शॉर्ट में समझे तो राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य और योजना आयोग को जोड़ती थी सर। और योजना आयोग 5 साल के लिए जो भी विकास का लक्ष्य लेकर आता था, राष्ट्रीय परिषद उसे उन सब पर पहुंचाता था। ठीक है, तो आप समझ गए सर राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है सर, अब हम देखेंगे सर मौद्रिक विकास। अब ये मौद्रिक विकास क्या है सर? हम आपको थोड़ा पीछे ले सकते हैं, ये मौद्रिक विकास क्या है। देखिए सर, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे सर अर्थव्यवस्था के विकास, तो उस समय हम आपको दिखाए होंगे सर, एक है आर्थिक विकास, ठीक है सर, और एक है मौद्रिक विकास। अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो हम अभी तक जो कहानी पढ़ रहे थे सर, वो आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे सर मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास का मतलब ये हुआ सर कि रुपया पैसों का विकास। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर असल में दो लिखा होना चाहिए, मौद्रिक विकास। अब देखते हैं सर कि हमारे देश में मुद्रा का विकास कैसे हुआ है। तो मुद्रा का विकास देखिए सर, पहले हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम वस्तु के बदले देकर वस्तु लेते थे सर। पहले क्या होता सर? पहले अगर किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, अगर गेहूं वाला को चावल चाहिए और चावल वाला को गेहूं चाहिए सर, तो यह एक दूसरे से अदला बदली कर सकते थे। तो इस तरह की व्यवस्था को कहा जाता है सर वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जब हमारे देश में वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हुआ सर, तब आया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली मतलब रुपया पैसा देकर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। ठीक है, जैसे सर आप दुकान जाते हैं, कुछ रुपया पैसा कुछ मुद्रा देते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है सर? कुछ वस्तु। ठीक है सर, अगर आप किसी होटल में गए, आप पैसा दिए, आपको वहां रुकने और ठहरने की जगह मिल गई सर, आपको क्या मिला है? वो सेवा मिला है। ठीक है सर, तो मौद्रिक प्रणाली में क्या हुआ सर कि हम रुपया पैसा को देकर वस्तु को खरीदना शुरू की। ठीक है, अगला आता है सर बैंकिंग प्रणाली। अब ये बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो देखिए, बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। अगर चेक आप देखे होंगे सर, तो चेक द्वारा आप अगर लेन देन कर रहे हैं सर, ठीक है, चेक द्वारा अगर आप
लेन देन कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है सर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है। अब इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? क्या वस्तु पर विनिमय प्रणाली क्या ठीक नहीं थी जो हम मौद्रिक प्रणाली पर आ गए? देखिए सर, वस्तु विनिमय प्रणाली ठीक कभी कभी इसलिए नहीं होता था सर कि मान लिया जाए मेरे पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, लेकिन चावल वाला को सर गेहूं चाहिए, लेकिन गेहूं वाला बोल रहा है सर कि हमें चावल चाहिए ही नहीं। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा विनिमय विनिमय में। इसलिए विनिमय की प्रणाली को सर आगे बढ़ाया गया। अब लाया गया मौद्रिक प्रणाली। अब मुद्रा तो सबको चाहिए सर, है ना? मुद्रा तो सबको चाहिए, इसलिए मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु को या सेवाओं को लेना या खरीदना आसान हो गया। ये हो गया मौद्रिक प्रणाली। लेकिन मौद्रिक प्रणाली में भी दिक्कत कब आए सर? अब मान लिया जाए सर आपको जाना है दिल्ली, जैसे आप बिहार में रह रहे हैं, और आपको चाहिए सर 2 करोड़। ठीक है। तो क्या 2 करोड़ झोला में ले जाएंगे? संभव है? पता चला आपको मारपीट के कोई छीन लिया सर। तो मौद्रिक प्रणाली भी कुछ हद तक ठीक था, लेकिन कुछ हद तक ठीक नहीं था। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 2 करोड़ ले गए झोला में और चल दिए माथा पे रख के। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मौद्रिक प्रणाली भी कुछ दिक्कतें लेकर आई। अगर मान लिया सर केवल आप 10,000 के सिक्का भी आप ढूंढ नहीं सकते, इसलिए मौद्रिक प्रणाली भी कुछ हद तक ही ठीक था, कुछ हद तक ठीक नहीं था। इसलिए मौद्रिक प्रणाली को और एक्सटेंड कर दिया गया बैंकिंग प्रणाली में सर। अब बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है कि चेक काटिए और सीधे पहुंचा दीजिए, जो भी व्यक्ति को पैसा देना है वो चेक के माध्यम से मिल जाएगा सर। अब चेक भी आगे बढ़ गया सर। ठीक है, चेक भी अब आगे बढ़ गया। अब आ गया सर कोर बैंकिंग प्रणाली। अब चेक भी आगे क्यों बढ़ा गया सर? चेक में भी दिक्कतें होती थी, साइन वगैरह नहीं मिला। ठीक है, ठीक से रुपया पैसा भरने में दिक्कतें आ गई। ठीक है, देखिए सर हम आपको हर पिछला चीज के गलती को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम अच्छाइयां भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली से अब आगे बढ़ गया सर कोर बैंकिंग प्रणाली। अब ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है सर? तो सीधे एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का ट्रांसफर होना सर कोर बैंकिंग प्रणाली कहता है। तो बैंकिंग प्रणाली को देख लेते हैं सर। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे अवस्थित दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण। तो इससे क्या हुआ सर कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता भी नहीं हुई, ना ही चेक काटने की आवश्यकता हुई। सीधा एक के खाते से दूसरे खाते में पैसा चला गया। तो इस तरह की प्रणाली को बोला जाता है सर कोर बैंकिंग प्रणाली। अब आते हैं सर एटीएम। एटीएम क्या है सर? यह एक प्लास्टिक का छोटा कार्ड है। ठीक है, आपको एक कार्ड मिलती है सर, उस पर कुछ अंक रहते हैं सूक्ष्मता पूर्वक। सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंकों के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। आपको एक प्लास्टिक के टुकड़ा टाइप से होता है सर, वो आपको स्क्रीन पर आ रही होगी सर कि किस तरह से होता है एटीएम। ठीक है, और उस पर कुछ अंक छपे होते हैं सर। आप क्या है, आप गए, कार्ड रखे हुए हैं और एक बैंक में गए, वहां पर एटीएम की मशीन लगी हुई है, आप उसमें डाले और वहां से पैसा निकल गया सर। आप किसी भी समय को पैसा को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एटीएम को हम डिटेल देखेंगे सर कि एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित मशीन। ठीक है, तो आपने एटीएम भी देख लिया सर। अब एटीएम से ये क्या हुआ सर कि आसान क्या हुआ? कोर बैंकिंग प्रणाली से आसान क्या हुआ? कोर बैंकिंग प्रणाली से आसान ये हुआ सर कि अगर मान लिया जाए कोर बैंकिंग प्रणाली में हम पैसों के केवल हस्तांतरण कर सकते थे एक बैंक से दूसरे बैंक में, खुद तो नहीं निकाल सकते थे, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा सर बैंक। तो उसको सुधार करने के लिए लाया गया सर एटीएम व्यवस्था। कि आप अगर तो एटीएम देखिएगा सर कि सड़क के किनारे भी लगा हुआ। तो ऐसे क्या सर कि आप केवल कार्ड रखिए पैकेट में और चले जाइए मार्केट और अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला बात करते हैं सर डेबिट कार्ड। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि का के पैसे का उपयोग करें। अब जैसे सर मान लिया जाए आपके खाते में 2 करोड़ है। ठीक है, 2 करोड़ है, तो ऐसा थोड़ी ना सर कि आप बार बार बैंक जाएंगे और वहां से पैसा निकालेंगे, उसका उपयोग करेंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए ना सर बैंक आपको एक कार्ड देगी और आपको बोलेगी कि आपको बैंक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इस कार्ड को रखिए,
जब कोई भी दुकान होटल में सेवा प्राप्त करने गए या वस्तु खरीदने गए हैं, इस कार्ड को दे दीजिए, वो वहां पर मशीन रखा हुआ रहेगा सर, उसमें डाल देगा और आपका पैसा वहीं से कट जाएगा सर इससे। ठीक है, तो ये होता है सर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है सर कि आपके बैंक में अगर अधिक पैसा है तो बैंक आपको एक कार्ड देगी, ताकि उस कार्ड के माध्यम से कहीं भी कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं सर। ठीक है, तो वो होता है सर डेबिट कार्ड। लेकिन सर एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड अलग है सर और क्रेडिट कार्ड अलग है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है सर कि बैंक को लगता है कि आप पैसा चुकाने लायक हैं, तब बैंक आपको एक कार्ड देगी सर, और वो कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी जाकर खर्च कर सकते हैं या वस्तु या सेवा का उपयोग ले सकते हैं। तो कहेगा अभी तो आप डेबिट कार्ड में भी वही बोल रहे थे कि एक कार्ड देगी बैंक और उसका उपयोग कर देगी, लेकिन नहीं सर, डेबिट कार्ड की खास बात क्या है कि आपके बैंक में पैसा पहले से रहेगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ सर कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी है तो भी आप सेवा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए सर आपका क्रेडिट बैंक ने दिया है 30,000 का, 30,000 का, कि मतलब आपके अगर बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप 30,000 रुपया तक खर्च कर सकते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड हुआ सर। लेकिन डेबिट कार्ड का मतलब हुआ सर कि आपके बैंक में पैसा रहेगा तभी तक उस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, अगर पैसा खत्म हो गया तो उस कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है सर कि आपके बैंक का पैसा खत्म हो गया फिर भी आप 30,000 तक खर्चा कर सकते हैं, उसके बाद आप भरते रहिए सर। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता सर, लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता सर। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड में क्या क्या है सर कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी है फिर भी आप एक निश्चित राशि तक खर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है सर मौद्रिक प्रणाली। तो उम्मीद है सर आपको मौद्रिक प्रणाली बेहतर समझ में आई होगी। अब इसकी सर आगे की चीज को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए जय हिंद।